दोस्तों, पीएससी विजडम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के उस महान साइंटिस्ट की जिसे हम जगदीश चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। जगदीश चंद्र बोस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो न सिर्फ बायोलॉजिस्ट बल्कि फिजिसिस्ट, बायोफिजिसिस्ट एंड बॉटनिस्ट भी हैं। ये काफ़ी टैलेंटेड और मल्टी स्किल्ड थे। इन्हें हम फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन के नाम से भी जानते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस कहता है क्योंकि बोस ने ही सबसे पहले रेडियो टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया था। दोस्तों, आज हम जिस वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया में रह रहे हैं, जहां हम वाईफाई, रेडियो, टेलीविज़न और सेलफोन्स का यूज़ करते हैं, इसका श्रेय जगदीश चंद्र बोस को ही जाता है। इनका काफ़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसमें इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का भी इन्वेंशन किया था। फ्रेंड्स, क्रेस्कोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्लांट ग्रोथ को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। ये राइटर एंड फिलोसोफर भी रह चुके हैं। जगदीश चंद्र जी का बर्थ 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो कि आज बांग्लादेश में है, मेमन सिंह गांव। इनकी 78 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी 23 नवंबर 1937 को, गिरिध, जो कि झारखंड में आता है। इनके फादर भगवान चंद्र बोस, जो कि ब्रह्म समाज के मेंबर हैं, वो एक डेप्टी मैजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट कमिश्नर थे। इनकी मदर प्रसन्ना कुमारी देवी, जो कि एक ज़मींदार फैमिली से आती हैं। महज 2 साल की उम्र में जगदीश चंद्र बोस के फादर की डेथ हो जाती है और वो अपने अंकल के साथ रहने लगते हैं और उन्हीं के अंकल से वो बंगाली लिटरेचर एंड लॉ की पढ़ाई करते हैं, उनसे सीखते हैं। 1887 में उनकी शादी हो जाती है अबाला से, जो कि दुर्गा मोहन दास, जो कि ब्रह्म समाज के रिफॉर्मर थे, उनकी डॉटर होती है। अब हम एजुकेशन देख लेते हैं जगदीश चंद्र बोस जी की। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वर्नाक्युलर स्कूल से की थी, जो कि एक रीजनल स्कूल्स होते हैं, क्योंकि उनके फादर का ये मानना था कि मदर टंग, जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है, उसका नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के नॉलेज लेने से पहले वो मदर टंग का नॉलेज लेना, नेटिव लैंग्वेज का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर ही इस स्कूल में ही उन्होंने अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स से नेचर के बारे में और जाना और उनको इंटरेस्ट बढ़ा नेचर के बारे में। उसके बारे में, नेचर के बारे में उनको जो है वो किस तरह से नेचर वर्क करता है, इसके बारे में उनको इंटरेस्ट बढ़ा और यहीं पर ही आगे चल के उन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशनरी वर्क किया। उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स में भी फीलिंग्स होती है, प्लांट्स फील कर सकते हैं, उनमें भी नर्वस सिस्टम होता है, एक्शन, अफेक्शन, ये सब चीज़ें, अफेक्शन जो रहता है, पेन रहता है, ये सब प्लांट्स जो है वो फील कर सकते हैं। बाद में ये उन्होंने प्रूव किया। 1869 में हेयर स्कूल में उनका एनरोलमेंट हो जाता है। लेटर ऑन वो सेंट जेवियर स्कूल कलकत्ता में पढ़ते हैं। देन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। 1879 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए फिज़िक्स डिग्री में कंप्लीट करते हैं। देन उन्हें गवर्नर जनरल से मेडल मिलता है। फर्स्ट आते हैं वो फिज़िक्स की फील्ड में। नेक्स्ट देखते हैं, बोस जो हैं वो मेडिसिन की स्टडी करने लंदन यूनिवर्सिटी जाते हैं। वो डॉक्टर बनने जाते हैं, बट अपनी इल हेल्थ की वजह से वो उसे फर्दर परस्यू नहीं कर पाते हैं और देन वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्रिस कॉलेज से नेचुरल साइंस में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, बीए कंप्लीट करते हैं वो नेचुरल साइंस में। बीएससी उन्होंने 1884 में कंप्लीट किया, डीएससी 1896 में कंप्लीट किया। दोनों उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से ही किए। 1896 में वो अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेज बाय डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। ये उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश किया। जगदीश चंद्र बोस जी जब इंग्लैंड में होते हैं तब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी भी करते हैं विलियम ब्रैग के अंडर में, एंड इसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है एंड वो फर्दर अपनी स्टडीज़ को परस्यू करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में।
उन्होंने सर विलियम क्रूक्स के साथ भी वर्क किया है और काफ़ी सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं। कलर फोटोग्राफी में भी जगदीश चंद्र बोस जी ने वर्क किया है। कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं हम जगदीश चंद्र बोस जी के। जैसे ही वो लंदन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आते हैं, लॉर्ड रिपन जी के ऑर्डर पर उन्हें प्रोफेसर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंसी कॉलेज में। फिज़िकल साइंस के वो प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं कलकत्ता में। वहाँ पर उन्हें रेसिज्म फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में उन्हें सैलरी जो है वो काफ़ी लो दी जाती है और बोस इसका विरोध करते हैं। एंड वो पढ़ाते तो हैं पर 3 साल तक वो सैलरी इसकी नहीं लेते हैं। लेटर कॉलेज को ये रियलाइज़ होता है और लेटर ऑन वो कॉलेज जो रहते हैं वो बोस को परमानेंट फैकल्टी अपॉइंट कर लेते हैं और उन्हें 3 इयर्स का जो सैलरी एरियर्स है, जो 3 इयर्स तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई थी, वो सैलरी भी उन्हें दे दी जाती है। बीइंग अ कॉलोनाइज्ड इंडियन, ही वॉज डिनाइड एक्सेस टू लेबोरेटरीज। उन्हें लेबोरेटरीज में भी परमिशन नहीं दी जाती है जब वो एज अ प्रोफेसर वर्क करते हैं। सोचिए, जब प्रोफेसर होते हुए भी उन्हें लेबोरेटरी में एंट्री नहीं दी जा रही है, तो उस टाइम पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंडक्ट करते हैं। वो अपना 24 स्क्वायर फीट का जो उनका छोटा सा एक रूम रहता है, वहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। 1917 में जगदीश चंद्र बोस जी बोस इंस्टीट्यूट सेटअप करते हैं कलकत्ता में, जहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है प्लांट साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सारी फील्ड में रिसर्च होती है। और वो 20 साल तक इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहते हैं अंटिल हिज डेथ। ओके, बोस इन बोस ओन वर्ड्स, वो जगदीश चंद्र बोस जो है वो ये बोस इंस्टीट्यूट को नेशन को डेडिकेट करते हैं और उनका ये मानना है कि ये इंस्टीट्यूट ना सिर्फ एक लेबोरेटरी बल्कि एक टेम्पल है। बोस इंस्टीट्यूट जो है वो एशिया का फर्स्ट मॉडर्न रिसर्च सेंटर है, जिसका एम्फेसिस जहाँ पर मल्टीपल एरियाज़ में रिसर्च होती है। जगदीश चंद्र बोस जी काफ़ी एक अच्छे टीचर भी प्रूव हो चुके हैं। इनके जो 2 स्टूडेंट्स हैं, मेघनाथ साहा एंड सत्येंद्र नाथ बोस, दोनों का ही फिज़िक्स के फील्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। मेघनाथ साहा ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जिन्होंने साहा आयनाइजेशन इक्वेशन पे इनका काफ़ी अच्छा वर्क रहा है। एंड सत्येंद्र नाथ बोस जी का क्वांटम मैकेनिक्स में इनका जो वर्क है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनके कुछ हम इन्वेंशंस देख लेते हैं। बोस हैड आउटडन मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्प्ररी इंडियन साइंटिस्ट। जगदीश चंद्र बोस जी जो उनके टाइम के साइंटिस्ट थे उनसे काफ़ी वो आगे थे उस टाइम पे। नेविल मोट जो कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1977 में। उनका भी यही मानना है कि जेसी बोस वॉज एटलीस्ट 60 ईयर्स वो आगे हैं अपने टाइम से, 60 ईयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम। कुछ हम इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस देख लेते हैं। रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स का उन्होंने इन्वेंशन किया था। इसकी फील्ड में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उन्होंने इन्वेंट की थी। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लांट साइंस एंड रेडियो फिजिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि प्लांट्स जो है वो भी लिविंग बींग्स होते हैं। हीट, कोल्ड, लाइट, नॉइस एंड जो भी अदर एक्सटर्नल स्टिमुलीज रहते हैं उनका भी इफ़ेक्ट होता है प्लांट्स में। ओके, जैसे एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, मतलब अगर गर्मी लगेगी, ठंड होगी, लाइट होगी, सनलाइट होगी, ओके, इनका रिस्पॉन्स जो है प्लांट्स में भी रहता है। एंड सिमिलर लाइफ साइकिल्स वो भी परफॉर्म करते हैं जैसे एनिमल्स की होती है। He presented that not only animal but vegetable tissues produce similar electric responses. Okay, mechanical processes, thermal, electrical and chemical processes जो भी होती है ना, उसका plants पे भी effect होता है। 1895 में on the electrical response of plants ये उन्होंने जर्नल पब्लिश करी थी, जर्नल ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, एंड इट डिस्कस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी उन्होंने इसमें बताए थे। प्लांट्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुली
वो ये शो करना चाहते थे कि ये सारे जो भी प्रोसेसेस होती है मैकेनिकल, थर्मल, इनका प्लांट्स पे भी इफ़ेक्ट होता है। इस वजह से उनका ये पेपर उन्होंने पब्लिश किया था और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी उन्होंने इसमें बताए थे। क्रेस्कोग्राफ का जगदीश चंद्र बोस जी ने इन्वेंट किया। क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्लांट के माइन्यूट रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करता है। उन्होंने काफ़ी सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि प्लांट्स में पेन को भी, वो प्लांट्स भी फीलिंग्स होती है प्लांट्स में, और वो पेन, अफेक्शन एंड एंगर में वो रिएक्ट करते हैं। एक ऐसा ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने ब्रोमाइड सॉल्यूशन जो है प्लांट्स की लीव्स में डाला और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स जो है उसकी पल्स फ्लक्चुएट होने लगी प्लांट्स की। ये क्रेस्कोग्राफ के थ्रू उन्होंने मेज़र किया था इस डिवाइस के थ्रू। और प्लांट्स की जो पल्स थी वो कभी इंक्रीज़ होती, कभी डिक्रीज़ होती, और धीरे धीरे करके वो बंद ही हो गई, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में और धीरे धीरे प्लांट की डेथ हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि हाँ, प्लांट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में भी रिएक्ट करते हैं, और मतलब वो पेन और एंगर फील करते हैं प्लांट्स भी। ओके, एक उन्होंने ऐसा ही दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया मिमोसा पुडी का, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि दैट इट क्लोजेज इट्स लीव। जब हम प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो है वो बंद हो जाती है। ओके, टच मी नॉट नॉट प्लांट जो है वो हम सभी जानते हैं कि टच करने पे वो लीव्स उसकी क्लोज हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट उनका 1887 में पब्लिश किया। उन्होंने ये इसी चीज़ में ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर दिस एक्शन अकर्स इवन इफ द लीफ इज़ नॉट फिजिकली कनेक्टेड विथ इट्स रूट्स, मतलब अगर रूटलेस है, रूट से अगर लीफ कनेक्टेड नहीं है, तब भी उसकी लीव्स जो है वो बंद हो जाएगी। ओके, उस प्लांट की। इससे ये प्रूव होता है कि प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम होता है, दो इम्परफेक्टली डेवलप, पर नर्वस सिस्टम तो होता है। हेंस प्रूव दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम लाइफ। लाइफ फोर्स या निर्वाण, हर लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, इनके इसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, चाहे फेवरेबल रिस्पॉन्ड करें या इनफेवरेबली रिस्पॉन्ड करें, पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे माइक्रोवेव कंपोनेंट्स का इन्वेंशन किया, सच एज वेवगाइड्स, हॉर्न एंटीनास, पोलराइजर्स, डाइलेक्ट्रिक लेंसेज एंड प्रिज्म। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो डिटेक्टर्स होते हैं उसका भी उन्होंने इन्वेंशन किया था। उन्होंने ये प्रपोज किया कि सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और सन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, और इसका कंफर्म फाइनली ये प्रूव हुआ 1944 में। जगदीश चंद्र बोस जी डिस्कवरर भी थे। मिलीमीटर लेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मिलीमीटर लेंथ होती है उसके डिस्कवरर भी थे। क्रिस्टल डिटेक्टर उन्होंने इन्वेंट किया था, जो कि एक अर्ली वर्जन था रेडियो रिसीवर का, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है। 60 मीटर की दूरी के भी सिग्नल्स को वो रिसीव कर लेता है विदाउट वायर्स। ओके, बिना वायर या एंटीना के वो सिग्नल रिसीव कर लेता था। ये बेनिफिशियल था कम्युनिकेशन के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 में ये बेनिफिशियल था। ओके, क्योंकि इसमें ना सिग्नल्स, मैसेजेस को ट्रांसमिट किया जाता था। वाटर के थ्रू भी हम मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सकते थे बिना किसी केबल या एंटीना के। ओके, तो सोल्जर्स ने इसे वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये यूज़ हुआ, पर इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे ख़त्म होती गई क्योंकि ये काफ़ी बल्की साइज़ का था। वायरलेस टेलीग्राफ का भी इन्होंने इन्वेंशन किया, नोन एज द इनको हम फादर ऑफ वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सेमीकंडक्टर जंक्शंस का यूज़ किया रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। 1894 में इन्होंने ये यूज़ किया था। इन्वेंटर थे कोहरर एंड क्रेस्कोग्राफ के। ओके, जिससे लेटर ऑन बाद में मार्कनी ने इसे पेटेंट भी करवाया था। ओके, इन्हीं का ही यूज़ करके और उसका पेटेंट भी करवाया, और लेटर ऑन मार्कनी को इसी वजह से 1909 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ही वॉज जगदीश चंद्र बोस जी को हम इस तरीके से भी जानते हैं कि इन्हें पेटेंट करवाना किसी भी चीज़ का पसंद नहीं था। ये ऐसा मानते थे कि नॉलेज, जो भी इन्वेंशन हुआ है उसका यूज़ पूरे वर्ल्ड वाइड होना चाहिए, ताकि
जो अदर साइंटिस्ट है वो उसका यूज़ करें और आगे फर्दर इन्वेंशंस होएं। इस वजह से ये पेटेंट के विरोध में थे। ओके, इन्होंने मर्क्यूरी कोहरर का इन्वेंशन किया। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है। दैट वाज यूज्ड बाय मार्कनी ने भी इसे यूज़ किया था, मर्क्यूरी कोहरर को, जो कि टू वे रेडियो बिल्ड करने के लिए मार्कनी ने भी इसका यूज़ किया था। दस बोस जो है वो की फिगर थे। मॉडर्न रेडियो का इन्वेंशन इन्होंने ही किया है, पर इसका श्रेय जो है वो मार्कनी को जाता है, क्योंकि जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि बोस ने पेटेंट नहीं करवाया था। एंड ऑल्सो इन सोनिक टेक्नोलॉजी का भी इन्वेंशन बोस को जाता है, बट फॉर्मल इन्वेंशन जो है वो मार्कनी को ही जाता है। 1895 में बोस प्रेजेंटेड अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन कलकत्ता में इन्होंने एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में ये प्रेजेंट किया कि कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो है बिना वायर के भी वो ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 75 फीट की दूरी पे एक बेल थी जो कि वॉल्स के बाद थी। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, वॉल्स जो है, जो एक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके थ्रू भी वो पास हो जाती है। ओके, एंड उसके लिए उन्होंने सम गन पाउडर जो है वो भी यूज़ किया था उस एक्सपेरिमेंट में। द साइंस बिहाइंड कैप्चरिंग द रेडियो वेव्स वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड। ये जो साइंस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स का जो साइंस था, ये फर्स्ट जो है वो बोस ने इन्वेंट किया था। वाइल मार्कनी जो है उनको इसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने इसका पेटेंट भी करवाया और इस वजह से मार्कनी को 1909 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बोस रिमेंड अननोन टू मैनी एज ही नेवर पेटेंटेड हिज वर्क। बोस ने कभी भी अपने वर्क को पेटेंट नहीं करवाया। बोस हैड एन एवर्शन टू पेटेंटिंग, मतलब वो पेटेंट के बिल्कुल ही खिलाफ थे। उनका बोस का ये मानना था कि नॉलेज जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, इसे पेटेंटिंग के थ्रू कंस्ट्रेंट नहीं करना चाहिए नॉलेज को। ओके, पेटेंटिंग वॉज इवन डिस्करेज। बोस इंस्टीट्यूट में भी पेटेंटिंग को डिस्करेज किया गया था। 1979 में बोस इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था। बोस सेड इट इज़ नॉट द इन्वेंटर बट द इन्वेंशन मैटर्स। बोस का ये मानना था कि इन्वेंटर मैटर नहीं करता है, बल्कि इन्वेंशन जो हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। द ओनली पेटेंट बोस होल्ड इज ऑफ अ सॉलिड स्टेट डायोड डिटेक्टर का इन्होंने पेटेंट करवाया, और वो भी इन्होंने अपने जो कलीग्स थे उनके बोलने पर करवाया। अदरवाइज ये एक सिर्फ ओनली पेटेंट था जो कि बोस ने करवाया था। और ये सॉलिड स्टेट डायोड डिटेक्टर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ही वॉज एवर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पेटेंटिंग थ्रू एंड पेटेंटेड द डायोड ओनली। सिर्फ ये सॉलिड स्टेट डायोड की पेटेंटिंग हुई थी ओनली ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम हिज कलीग्स का प्रेशर आया था, इस वजह से उन्होंने इसका पेटेंट करवाया था। कुछ बुक्स देख लेते हैं। ही हैड एन आर्डेंट इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन लिटरेचर में बोस को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी साईफाई के ऊपर। ओके, 1902 में उनकी बुक आई थी रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये बुक का टाइटल था। 1926 में द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। 1896 में निरुद्धीशर काहिनी द स्टोरी ऑफ अनट्रेसेबल, ये फर्स्ट मेजर साइंस फिक्शन था। लेटर ऑन इसे ट्रांसलेट भी किया गया था इंग्लिश में। 1921 में पलातक तूफान रन अवे साइक्लोन। ओके, इस बुक में उन्होंने ये बताया कि ही डिस्क्राइब हाउ अ साइक्लोन कुड बी एवर्टेड बाय यूजिंग अ बॉटल ऑफ हेयर ऑयल की बॉटल का यूज़ करके किस तरह से साइक्लोन को हटाया जा सकता है। ये जस्ट एक इसमें उन्होंने एक साइंस फिक्शन स्टोरी इस बुक में ये बताई थी कि साइक्लोन जो है वो वेस्ट बंगाल के साइड पे आता होता है, तो बोस वहाँ से ट्रैवल करते हैं और साइक्लोन में वो हेयर ऑयल की बॉटल जो है वो डाल देते हैं। वहाँ से ट्रैवल करते हैं तो वाटर पानी में जिस शिप से वो जा रहे होते हैं वहाँ पर उधर के पानी में वो हेयर ऑयल की बॉटल जो है डाल देते हैं, और इससे क्या होता है, इट एक्सप्लेन हाउ ऑयल चेंजेस द सरफेस टेंशन, उससे चेंज हो जाता है और वो साइक्लोन नहीं आता है। ये जस्ट एक साइंस फिक्शन की बुक थी। नेक्स्ट कुछ ऑनर्स देख लेते हैं। इन रिकॉग्निशन टू ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस में उनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था।
इस वजह से कुछ ऑनर्स उन्हें मिले थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर का ऑनर से नवाजा था 1903 में। 1912 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया से नवाजे गए। 1917 में उन्हें नाइट के टाइटल से नवाजा गया था। 1920 में वो रॉयल सोसाइटी के फेलो इलेक्ट हुए थे। 2009 में इंडियन बॉटनिक गार्डन जो कि शिवपुर में है, उसका नाम जगदीश चंद्र बोस के नेम पर रखा गया। जगदीश चंद्र बोस जी फर्स्ट एशियन थे जिन्हें एक यूएस पेटेंट से दिया गया। 1904 में उन्होंने ये पेटेंट करवाया था। बोस एंड लेजेंडरी मैथमेटिशियन। फ्रेंड्स, रामानुजन की हमने स्टोरी कवर की है, पीएससी विजडम में आप देख सकते हैं। ओके, बोस एंड रामानुजन फर्स्ट एशियन फेलोज थे जिन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन की मेंबरशिप से नवाजा गया। ही वॉज अ मेंबर फ्रॉम एशिया के वो इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें वो एशिया से ओनली मेंबर थे। ओके, ये मीटिंग में आइंस्टाइन, क्यूरी एंड मिलीकेन, काफ़ी लेजेंडरी साइंटिस्ट भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। जगदीश चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी के 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए 1958 में जगदीश चंद्र बोस स्कॉलरशिप भी स्टार्ट हुई थी वेस्ट बंगाल में। जेसी बोस मेमोरियल अवार्ड भी 1994 में स्टार्ट किया गया। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने ये स्टार्ट किया था। ये हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे दिया जाता है टू ऑनर अ ऐसे डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनका साइंस की फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा हो। इस अवार्ड में एक गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है। सेम ईयर में उनके बर्थ के 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए ही इंडिया में एक पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया गया था। ओके, दैट इज़ 1958 में पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया गया जगदीश चंद्र बोस जी के ऊपर। एक मून पे का जो क्रेटर है वो भी उसका भी नेम जगदीश चंद्र बोस जी के नेम पर किया गया, उनके ऑनर में। Okay, friends, if you like, please subscribe my channel. Thank you.